हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन आइज की पीटी 365 जो कि हमारी अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है। मार्च से लेकर मई तक के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आइए इन्वायरमेंट की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते। कल हम लोग बायोडाइवर्सिटी देख रहे थे। आज हम लोग इसी के अंदर जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स को देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे हमारे जितने भी स्पीसीज़ है, जितने भी हमारे यहाँ प्लांट है, फ्लोरा है, फ्लावर्स है, फ्लोरा फ्लावर्स एक ही हो गया, फ्लोरा एंड फौना है, तो उन सबको यहाँ पे किस तरीके से कंजर्व किया जा रहा है और लास्ट 3 मंथ में क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है या फिर पहले की भी इनिशिएटिव को यहाँ पे अगर दिया गया है तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देख लेंगे ये सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, सुपर ईयर है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात कहा जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, और बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स नेशनल हो इंटरनेशनल हो सब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स का। सबसे पहला कि यूनाइटेड नेशन डिकेड है यहाँ पे, यानी कि 10 साल का यहाँ पे मनाया जा रहा है, वो भी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये प्रोक्लेम किया गया है और कहा जा रहा है कि आगे आने वाला यानी कि नेक्स्ट ईयर से 2021 से 2030 तक का यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि हम लोग अपने इकोसिस्टम को रीस्टोर करेंगे। बहुत सालों से देख रहे हो कि इकोसिस्टम की हालत ख़राब हो चुकी है। कहने का मतलब है कि पोल्यूशन इस कदर बढ़ चुका है कि कहीं पर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जैसे कि वो एयर पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें, सॉइल पॉल्यूशन, एयर आपकी नॉइज़ पॉल्यूशन, हर तरीके का सिर्फ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। तो अब क्या है कि अब हो गया इतना पॉल्यूशन का तमाशा, अब इसको ख़त्म करना है और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे काम करना है। तो 10 साल का यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि काम करना है और हम लोग अपने इकोसिस्टम को पूरी तरीके से एकदम चकाचक बनाना है। ठीक है, तो ये किसके अंदर लिया जा रहा है, ये आपका प्रण, तो ये भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या बात रखा गया है ये देख लेते हैं। इसका एम यहाँ पे यही है कि जो रिस्टोरेशन करना है, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में जितनी भी बर्बादी हुई है, जितना भी डिस्ट्रॉय हुआ है, जिस तरीके से डिग्रेड हुआ है क्वालिटी हमारे इकोसिस्टम का, तो सबको यहाँ पे ठीक करना है। और सबसे पहला जो हम लोग को मेजर्स लेना है वो हमारे क्लाइमेट क्राइसिस को फाइट करना है, यानी कि क्लाइमेट में होने वाले जो भी चेंज है जिसके कारण बहुत सारे नुकसान हम लोग को देखने को मिला है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन बढ़ती जा रही है। इसके कारण आप लोग देखोगे कि जो स्नो है, जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं। बहुत सारे जो आइस शीट है वो पिघल के ख़त्म हो चुके हैं, में रहने वाले बहुत सारे स्पीशीज़ जो है ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। साथ ही हमारा बहुत सारा ऐसा आइलैंड है जो कि सबमर्ज हो चुका है, ख़त्म हो चुके हैं। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। सो देयर आर एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम, और जस्ट बिकॉज हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो क्लाइमेट क्राइसिस को यहाँ पे हम लोग को टैकल करना है, और साथ ही हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उस पर फोकस करनी है, वाटर सप्लाई लोगों तक पहुँचाना है, और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग को कंजर्व करके रखना है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग रीजनल एफर्ट देख लेते हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव 20x20 लैटिन अमेरिका का लिया गया, जिसका एम है कि 20 मिलियन हेक्टेयर तक का जो डिग्रेडेड लैंड है उसको 2020 तक यहाँ पे रीस्टोर करना है। AFR 100 अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है, जिसका एम है यहाँ पे कि 100 मिलियन हेक्टेयर तक का जो डिग्रेडेड लैंड है उसको यहाँ पे 2030 तक रिस्टोर करना है, और ये अफ्रीका का है। तो आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग विजन है इसके टेस्ट सीरीज़ में जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, और यही चीज़ें हम लोग वहाँ पे भी डिस्कस किए थे कि हमारे जो लैंड डिग्रेडेशंस का जो रिस्टोरेशन करने का जो प्रोसेस है वो क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस है, उसमें हम लोग पॉइंट भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो याद आ रहा होगा। आप लोग को भी जुड़ना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। हर एक दिन आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि मैं टेस्ट सीरीज़ रिज्यूम करूं, तो टेस्ट सीरीज़ आपकी रिज्यूम हो चुकी है, बट ये कुछ प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो ऋषिका CH77@gmail.com में आप लोग मेल कर सकते हैं। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ आप कहाँ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने का एक फ़ायदा आपको इसी से तरीके से दिखता है कि जो आप मैगजीन पढ़ते हो, जो भी न्यूज़ में रहता है, वो आप क्वेश्चन की तरफ से फॉर्म होता है, और क्वेश्चन की तरफ से अगर आप लोग उस तरीके से सॉल्व करने का अगर आप लोग को अंदर एटीट्यूड आ गया तो फिर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लाया किसके द्वारा गया है, प्रोक्लेम किया गया है, बोला गया है UNGA के द्वारा, और इसको इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पे ठेका किसका है, तो ठेका है यहाँ पे FAO का। ठीक है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली समझते हैं कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का मतलब क्या है। मतलब वही है जो मैं अभी आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाई हूँ कि जितना भी हम लोग ने आज तक खा पी कर जो है एकदम नष्ट कर दिया है, अब उसको फिर से हम लोग को
रीस्टोर करना है, फिर से उसको पुनर्जीवित करना है। तो रिकवरी करनी है, यानी कि जो बर्बाद कर दिया है हम लोग ने उस इकोसिस्टम को हम लोग रिकवर करेंगे। और साथ ही साथ एक इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे भी आप रह रहे हो, जैसे आप लोग अभी रह रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा आप बाहर निकलोगे तो हरियाली देखने को मिलेगा। घर में हो तो आपको जो है एक घर ऐसा दिखने को मिल रहा है जहाँ पे आप अच्छे से रह रहे हो, आपको सारा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा एनिमल और फ्लावर्स स्पेशीज़ डिफरेंट डिफरेंट तरीके का सब देखने को मिल रहा है, और सब हम लोग अगल बगल ही रह रहे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं इस इकोसिस्टम में। तो इसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें कि हम लोग इंटरैक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे से, इन्वायरमेंट भी ह्यूमन बींग से इंटरैक्ट कर रही है, ह्यूमन बींग भी इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं। रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ में क्या है कि यहाँ पे आपका जो है डिज़ाइन किया गया कि कैसे इकोसिस्टम को हम लोग को रेप्लिकेट करना है, यानी कि जो हमारी इकोसिस्टम ऑलरेडी पहले थी तो उसको रीस्टोर करना है। पहले तो जो बर्बाद किया है उसको पहले फिर से उसको ठीक करना है, धूल मिट्टी हटा के उसको एकदम चकाचक नया करना है अपना इकोसिस्टम को, और उसके बाद क्या है ना कि उसको रेप्लिकेट करना है। इसी तरीके से हम लोग को और भी जगह पे जो है अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करना है। मान लीजिए जैसे आप लोग पौधे लगाते हो तो एक जगह आप पौधे लगाए हो, फिर उसी चीज़ को आप लोग रेप्लिकेट करो जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके घर में आप पौधे लगा सकते हो। पौधे बहुत तरीके के होते हैं, आप बाहर भी लगाओ, इंटीरियर भी लगाओ, एयर प्योरीफायर भी पौधे होते हैं। ऑस्ट्रीनम हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है कि नहीं, ऑस्ट्रीनम है जिसको कि डोमेस्टिक एयर प्योरीफायर प्लांट भी कहते हैं। तो ये सारे प्लांट भी आप लगा सकते हो, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप लोग प्लीज़ घर के अंदर भी प्लांट रखा कीजिए, घर के बाहर अगर आपका अच्छा गार्डन है, बालकनी है, तो उसमें आप लोग प्लांटेशन ज़रूर कीजिए, बहुत ही बेटर रहेगा, आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आते रहेगा, और साथ ही साथ जो है उससे आपकी घर भी और हवा भी जो है स्वच्छ रहेगी। तो इसमें हम लोग को एक नया इकोसिस्टम भी क्रिएट करना है जो कि पहले से आपका अकड़ नहीं था, तो ऐसा भी इकोसिस्टम क्रिएट करना है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई भी जगह है वहाँ पे पौधे लगाइए, आपके आप उनसे इंटरेक्ट कीजिएगा, वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो यही सारी चीज़ होती है। इंटरेक्शन कैसे होता है, आप पौधे लगाते हो तो आप पानी देते हो, टाइम टू टाइम उनका केयर करते हो, अगर वो इधर उधर से बढ़ जाते हो तो उसको आप काटते छाटते हो, एक अच्छा ब्यूटीफुल शेप देते हो, फिर वो आपको क्या देते हैं, तो उसके आप इतना उनको केयर करते हो तो उसके बदले में वो आपको फल देते हैं, है कि नहीं। तो फल तो आप जहाँ पे भी मेहनत करोगे आपको फल मिलेगा, अब पौधों पे मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, फूल भी मिलेगा, तो वो काम उनके द्वारा दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि एक इंटरैक्शन है हमारा इकोसिस्टम के साथ, तो ये चीज़ें यहाँ पे की जाएगी। इंटरनेशनल डिकेड की बात की जा रही है, 10 साल यहाँ पे रखा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक स्पेसिफिक डे, वीक, ईयर और डिकेड जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर इवेंट को और टॉपिक को हम लोग मार्क करेंगे। किस लिए, तो ये इस तरीके का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं उसको प्रमोट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, तभी इस तरीके का हम लोग अपने इकोसिस्टम को रीस्टोर कर पाएंगे। कुछ डिकेड्स आप देखोगे जो कि 2020 में एंड होने वाला है, तो 10-10 साल का डिकेड आपका चलते जाता है, ये पहली बार ऐसा नहीं है। तो कुछ डिकेड जो 2020 में एंड हुआ है उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहला यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डेजर्ट एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। तो ये भी हमारा एक डिकेड चलते आ रहा था 2011 से 2020 तक का, तो ये डिकेड हमारा एंड हो गया, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये है क्या, 2020 की ईयर को कहा जा रहा है सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा। तो स्ट्रैटेजिक प्लान जो बायोडाइवर्सिटी का है, इसमें क्या है कि टोटल आप देखोगे कि 20 ग्लोबल इकाई टारगेट है जिसको कि 2010 में अडॉप्ट किया गया था, और 2020 में इसको ख़त्म करने का ये भी आपका एक डिकेड था। तो ये आपका एंड हो चुका है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी ये एंड हो गया है, और अब न्यू बायोडाइवर्सिटी जो है वो स्टार्ट होगा आपका, यानी कि 2021 से 2030 तक का। तो ये क्या है, ये है यूनाइटेड नेशन ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो अब इस डिकेड के बारे में हम लोग बात करते हैं जो इस बार एंड हुआ है। ये आपका अडॉप्ट किया गया था कब, तो CBD के कुछ पार्टीज़ के द्वारा, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के यहाँ पे आप देखोगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कुछ पार्टीज़ के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, और वो भी COP10 में। और COP10 कहाँ हुआ था, नागोया में, जो कि एक सिटी है जापान की। और यहाँ पे पर्पस था कि ब्रॉड बेस्ड एक्शन लेकर आना है, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करना है नेक्स्ट डिकेड में, और सारे कंट्रीज़ के द्वारा, सारे स्टेक होल्डर्स के द्वारा। स्ट्रैटेजिक प्लान जो है यहाँ पे आपका कंप्राइज्ड क्या क्या है, तो शेयर्ड विज़न है, कुछ मिशन है, 20 टारगेट ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि 5 स्ट्रैटेजिक गोल के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको टोटल हम लोग इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट कहते हैं। तो इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट अगेन इंपॉर्टेंट हो गया, इससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आप लोग को याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिए। जितने भी हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते जा रहे हैं उसको टाइम टू टाइम आप लोग रिवाइज़ कीजिए, अदरवाइज़ फिर उसका आपका एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन फिर आपको याद नहीं रहेगा। फाइन, तो
इस बार एंड हुआ है, तो इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसी से कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। वर्चुअल सेलिब्रेशन हुआ है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि 2020 का हुआ है। और ये जो आपका इस दिन को जो सेलिब्रेट किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और जो लॉन्च किया गया था इसमें 5 की आपको इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। तो क्या क्या यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी संरक्षक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, और साथ ही साथ सेकंड है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कैंपेन है जो कि इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। थर्ड यहाँ पे वेबिनार सीरीज़ है, वो भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। फोर्थ है यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। फिफ्थ है अवेयरनेस कैंपेन जो कि WWF के द्वारा यहाँ पे आपका चलाया जा रहा है। तो ये आपका हो जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। वो WWF नहीं जो कि आप लोग देखते थे बैटिस्टा और क्या क्या था, ठीक है, तो वो नहीं। तो देख लीजिए ये बायोडाइवर्सिटी संरक्षण जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें क्या है कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनको इंगेज किया जाएगा, और जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कैंपेन है कि जो गलत तरीके से इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का जो ट्रैफिकिंग होता है उसको यहाँ पे रोकना है। थर्ड यहाँ पे वेबिनार सीरीज़ है जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत यहाँ पे काम किया जाएगा। फोर्थ है यहाँ पे कि यंग जो जनरेशन है उनको यहाँ पे इंगेज किया जाएगा जिससे कि यहाँ पे कंजर्व कर सके, यानी कि जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारे जैसे ह्यूमैनिटी के कारण, यानी कि हमारे जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे जो है हम लोग अपने इन्वायरमेंट को यहाँ पे कंजर्व करें। और अवेयरनेस कैंपेन है, तो अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। लोग सोचते हैं कि चलो यार केले खाते चलते छिलके ऐसे ही फेंक देते हैं, डस्टबिन क्यों रखा गया है उनको समझ में नहीं आता है। तो ये काम नहीं करना है, कुरकुरे खाए और उसके पैकेट जो है ना वहीं फेंक दिए, रोड पे ही फेंक दिए। तो ये क्यों करते हैं आप लोग? एक प्रॉपर डस्टबिन है या फिर आप लोग उसको पॉकेट में रखिए, जब आपको कहीं कचरे का कूड़ा दिखेगा या फिर आपको डस्टबिन दिखेगी तो वहीं फेंकना है। अब ओपन गार्डन में ऐसे नहीं फेंक देना है। पार्क में मैं देखती हूँ कि खाते हैं लोग खाते, बच्चे फेंकते हैं तो समझ में आता है कि चलो ठीक है एक पल के लिए उनको माफ़ कर दिया जाए, बट अंकल लोग आंटी लोग ऐसा काम करते हैं। मैं पार्क में थी, मतलब कि मैं देखी और वो लोग अपना जो कुरकुरे था वो खाए और वहीं फेंक के चल गए। मीन्स आप लोग देखते हो कि पार्क में कितना ज़्यादा यूज़ में डस्टबिन रखा रहता है, वहाँ पे उठा के फेंक देंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्रॉस तो वहीं से हुए, जब गेट से बाहर निकलना था तो क्रॉस वहीं से हुए, लेकिन नहीं, ये क्या होता है, ये एक अवेयरनेस की कमी है। उनको ये फील ही नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया। तो लोगों को फील होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। तो ये तो पार्क में है, चलो ठीक है वो निकले तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि पार्क में आपका झाड़ू वगैरह लग जाएगा, क्लीन हो जाएगा। बट यही सेम काम तो आप रोड पे करते हो ना, कितने यहाँ पे क्लीन करेंगे, कितना यहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे। तो ये लोगों को समझना होगा, हम जैसे लोग हैं जो कि इसको साफ़ सफाई कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है, छोटी छोटी बात है, लेकिन वही है कि लोग समझते नहीं हैं अवेयरनेस की कमी के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं, CBD के बारे में। ये एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि इसकी सिग्नेचर 1992 में ओपन किया गया था, और ये जो निकल कर आया है रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था उसके बाद जो है CBD यहाँ पे निकल कर आया है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसका मेन 3 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है कि हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। सेकंड है कि अच्छे तरीके से यूज़ करना है, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो भी कंपोनेंट है उसको हम लोग सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करने पे आज के डेट पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? फोकस इसलिए किया जा रहा है कि आज के जनरेशन में जितने हम लोग हैं, हमें तो सारा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहा है। अब कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या उनको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना। जैसे हम लोग आज सारी चीज़ों को अवेल कर पा रहे हैं, तो हमारे आगे आने वाले जनरेशन को भी तो मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए सस्टेनेबल यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि बस हम ही खा के एकदम सब कुछ ख़त्म कर दे, आगे आने वाली ज़िंदगी जाए भाड़ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई जो है कोई भी तरीके का जो है उसका एक्शन या रिएक्शन नहीं लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सस्टेनेबल यूज़ करना है। नेक्स्ट है कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। अगर कोई भी बेनिफिट हो रहा है जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके, अगर कोई भी बेनिफिट हो रहा है ना, तो सारे लोगों में शेयर कीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग, है कि नहीं? तो उसी तरीके से काम करना है। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे CBD का। CBD की अगर बात करें तो इसमें 196 पार्टीज़ है और हम लोग भी इसके मेंबर हैं। सबसे पहली बात है कि आप इन्वायरमेंट में अगर आपको पढ़ना है तो इन्वायरमेंट में पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना बड़ा है, इसकी सिलेबस और क्वेश्चन भी इस तरीके से आती है कि आप लोग उसी में फंस के रह जाते हो। बट एक तरीके से आप पढ़ोगे ना और समझ में आएगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसे ही नहीं पूछ लिया जाता है। इंडिया जिसका मेंबर है, जिस भी कन्वेंशन का मेंबर है, जिस भी पार्टी का मेंबर है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सीबीडी में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट क्या क्या हुआ। सीबीडी तो एक बहुत बड़ा कन्वेंशन है, इसके अंदर जो ये 3 कंपोनेंट रखा गया है, इसको पूरा करने के लिए भी आपका एक अलग अलग प्रोटोकॉल या अलग अलग एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की, तो इसके लिए यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल आया होगा। आई डोंट थिंक कि अब आप लोग नागोया प्रोटोकॉल भूलोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नागोया प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन या फिर आपका मिनामाटा कन्वेंशन या फिर आपका जो अभी कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल मैं इतनी बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आप लोग गलत करके क्वेश्चन पेपर में आए ना अगर, तो तो सीरियसली मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तो देखिए, बेनिफिट जो भी यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट से अगर कुछ भी यहाँ पे आपका यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो रहा है और उससे कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको इक्वल तरीके से शेयर करना। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये कहाँ है? तो नागोया प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो नागोया प्रोटोकॉल में यहाँ पे जो आपका थर्ड कंपोनेंट है सीबीडी का, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे साइन किया गया था। सेकेंड है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्यों है? तो बायो सेफ्टी के लिए है। बायो सेफ्टी यानी कि इंश्योर करना है कि सही तरीके से यहाँ पे जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट करना, सेफ हैंडलिंग करना, जो कि आपका किससे होगा? तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, जिससे कि हमारे ना तो बायोडाइवर्सिटी में ना ही ह्यूमन हेल्थ में इसका गलत तरीके से इम्पैक्ट हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल यूज़ करना, यहाँ पे जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है इसके लिए क्या है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर हम लोग देखें नागोया यानी कि कोलालंपर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, जो कि लायबिलिटी एंड रिड्रेस करना, जो भी कार्टेजिना प्रोटोकॉल में बायो सेफ्टी की बात की गई है। तो बायो सेफ्टी की बात जो हम लोग कार्टेजिना प्रोटोकॉल में बात किए हैं, उसको और सही तरीके से यहाँ पे रिड्रेस करने के लिए यहाँ पे फिर से आपका नागोया कोलालंपर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल हुआ था। इसका एम है कि यहाँ पे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, कंजर्व करना, और वो भी किसमें? तो जो आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग जीव जंतु रहते हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना। क्योंकि आप लोग देखते हो कि जब वैक्सीन की डेवलपमेंट होती है तो उसमें सबसे पहले अगर कोई वैक्सीन मेडिसिन की डेवलपमेंट हो रही है तो उसको ट्रायल किस पे किया जाता है? उसको चूहों पे ट्रायल किया जाता है, उसको और भी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ट्रायल किया जाता है, जिससे कि कितने नंबर ऑफ जो चूहे, रैट्स या फिर जो उसी के प्रजाति होते हैं वो कितने सारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इसका कोई कंसर्न नहीं लेता। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो इस तरीके के जीवित जो जीव जंतु है उनका सही तरीके से हम लोग को इस्तेमाल करना है, ऐसे हम लोग अपने मीन्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारा बात है, इंडिया के द्वारा साइन किया गया है और रेटिफाई किया गया है सारे तीनों के तीनों, यानी कि यहाँ पे कार्टेजिना, नागोया और ये नागोया कोलालंपर जो है, इन तीनों को तीनों यहाँ पे आपका इंडिया के द्वारा साइन किया गया है। तो बहुत बड़ी बात है, याद रखना है। तो तीनों हमारा कंजर्व यहाँ पे आपका इंक्लूड हो गया। सबसे पहले इसके लिए नागोया प्रोटोकॉल है, यानी कि इक्वल शेयरिंग एंड बेनिफिट के लिए। कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपका सस्टेनेबल यूज़ भी आ गया और इसी में आपका कंजर्वेशन भी आ गया, लेकिन और कंजर्वेशन करने के लिए यहाँ पे जो है सही तरीके से फिर उसके बाद आपका नागोया कोलालंपर भी आया। तो तीन यहाँ पे तीन प्रोटोकॉल आया है, वो भी 3 एम के लिए, तो याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस है ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन है बेनिफिट, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का, वो यहाँ पे आपका एक्सचेंज किया जाता है नागोया प्रोटोकॉल के आर्टिकल 14 के तहत। ये की टूल है जिसमें कि जो प्रोटोकॉल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फैसिलिटेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि लीगल सर्टेनिटी को इन्हांस किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इन्हांस किया जाएगा, ठीक है, सही तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। तो ये सारा काम यहाँ पे इसके अंदर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि इंडिया का एफर्ट, ये SPV 2011 से लेकर 20 तक का क्या रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया के द्वारा पहला नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसका नाम क्या है? नेशनल पॉलिसी एंड मैक्रो लेवल एक्शन स्ट्रैटेजी ऑन बायोडाइवर्सिटी। वो कब बनाया गया था? तो 1999 में, और बाद में इसको चल के 2008 में फिर इसको रिवाइज़ किया गया था। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो जो एडेंडन जो है आपका 2014 का, उसको लाया गया था, उसको अपडेट किया गया था। इसके तहत अगर देखें तो इंडिया में जो डेवलप किया गया है वो 12 बायोडाइवर्सिटी टारगेट को यहाँ पे डेवलप किया गया है। देखिए जो 20 इकाई बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे आपका जो रूल्स रखा गया था ना, इकाई बायोडाइवर्सिटी जो हम लोग देखे थे, उसका टोटल 20 है। तो 20 को हम लोग को अपनी इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करना था। तो अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग टोटल 20 को क्या किए ना कि मर्ज करके हम लोग टोटल 12 यहाँ पे टारगेट लेकर आए, और टोटल 12 का जो टारगेट यहाँ पे हम लोग को
कंप्लीट करना था, 2020 तक कंप्लीट करना था। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में टोटल 12 टारगेट में से कितना कंप्लीट हुआ है, तो 2 टारगेट को हम लोग अचीव किए हैं 2020 तक। रेस्ट ऑफ द 10 जो है वो अभी आपका प्रोग्रेस में है, आगे भी चलेगा, उसको भी यहाँ पे अचीव करने का काम किया जा रहा है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अब आते हैं इको सेंसिटिव जोन। तो न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा डिक्लेयर किया गया जो नेशनल चंबल सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, उसको इको सेंसिटिव जोन कहा जा रहा है। अब भैया ये इको सेंसिटिव जोन क्या होता है ये समझने का कोशिश कीजिए। इको सेंसिटिव यानी कि ऐसा जोन जो कि काफ़ी सेंसिटिव है और वो इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से काफ़ी सेंसिटिव है। प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड जो है ये इको सेंसिटिव जोन आपका डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर किस कानून के द्वारा किया जाता है, तो ये है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजन के थ्रू। और डिक्लेयर करता कौन है, इसके गाइडलाइंस इशू कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पे आपका गाइडलाइंस और डिक्लेरेशंस यहाँ पे दिया जाता है कि ठीक है कोई भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर उसके चारों ओर आपको लगता है कि इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करना है तो ठीक है ये मिनिस्ट्री आपका कर सकती है। ठीक है, नेचर क्या होता है एक्टिविटीज़ का, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकता है ये इको सेंसिटिव जोन में। तो 2011 का जो गाइडलाइन लाया गया था उसमें कुछ यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटीज़ रखा गया था कि कुछ कामों को, कुछ एक्टिविटीज़ को रोका जा रहा है या फिर कुछ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाएगा, कुछ एक्टिविटीज़ को परमिशन दिया जाएगा। तो क्या क्या है ये तीनों के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं क्या क्या एक्टिविटी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जहाँ पे भी नेशनल पार्क है या फिर आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके चारों ओर इस तरीके से जो है इको सेंसिटिव जोन आपका बना दिया जाएगा। तो इस जोन में क्या होगा कि इस जोन में सबसे पहले जो है कमर्शियल माइनिंग नहीं होगी, कोई भी खनन का काम नहीं किया जाएगा, इंडस्ट्री ऐसे नहीं होंगे जो कि पॉल्यूशन फैलाए, साथ ही साथ जो है मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं होंगे। तो ये 3 काम जो है इको सेंसिटिव जोन में नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड है यानी कि काम जो रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन सेफगार्ड के साथ रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे ट्री को नहीं काटा जाएगा इस इको सेंसिटिव जोन में। साथ ही साथ जो है होटल्स, रिसोर्ट यहाँ पे नहीं बनाए जाएंगे। कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर रोड को चौड़ीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। रोड का वाइडनिंग कब होता है, रोड का चौड़ीकरण तब होता है जब वहाँ पे आपका कंजेशन हो और रोड वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को ईज़ करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल है वो आना जाना उनका हो सके। तो इस तरीके का काम नहीं करना है, इसलिए रोड को यहाँ पे वाइडनिंग नहीं करना है। एग्जॉटिक कोई भी स्पीशीज़ को जो है इंट्रोडक्शन नहीं करना है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हाँ कुछ सेफगार्ड के साथ यहाँ पे काम किया जा सकता है। परमिसिबल क्या यहाँ पे करना है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर इस एरिया में हो रहा है तो उसको भी और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पे नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। स्पेशल ये जो आपका इको सेंसिटिव जोन है ये हमारे लोगों का जो राइट है ना उसको अफेक्ट नहीं करता, यानी कि लैंड रिसोर्स के लेकर लोगों के राइट को अफेक्ट नहीं करता। ये बस लैंड यूज़ चेंज को रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि जो ज़मीन है ना उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसमें कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ना आए, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। फाइन, अब यहाँ पे पैरामीटर देखते हैं कि क्या क्या कंसीडर किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी जोन को इको सेंसिटिव जोन कह दें। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि प्रोटेक्टेड एरिया का डिटेल होना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन एरिया का प्रपोज करना है, अवेलेबल वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हो, फ्लोरा फौना एकदम बड़े मात्रा में हो, और विलेजेस का भी वहाँ पे लिस्ट हो कि कितने विलेजेस जो है उस तरीके के नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अगल बगल रहते हैं। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको देख के ये डिक्लेयर किया जा सकता है कि हाँ इस नेशनल पार्क में या फिर इस बायोडाइवर्सिटी के अगल बगल जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। अगर 2011 की गाइडलाइन देखें तो जो प्रपोजल यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के लिए दिया गया है वो यहाँ पे स्टेट के द्वारा प्रपोज होना चाहिए, क्योंकि देखिए सेंटर जो है वो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं और हमारे हर एक स्टेट में आप देखते हो कि भर भर के नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कहना ही नहीं है। पूरे ऑल ओवर द इंडिया में 500 से भी ज़्यादा, 550 से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए कि वो इस चीज़ का ठीक से ध्यान रखे कि सारे जो गाइडलाइन 2011 का है वो बेटर तरीके से उस बायोडाइवर्सिटी में और उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा। बात हो रहा था यहाँ पे नेशनल चंबल सेंचुरी का, तो नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं। इसको नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे घड़ियाल की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है और इसको 1979 में डिक्लेयर किया गया था। और ये नेशनल चंबल जो सेंचुरी है ये 3 स्टेट के अंदर आता है, सबसे पहले MP, UP और राजस्थान। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पे चंबल जो रिवर इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था और यहाँ पे नेचुरली लिविंग पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा घड़ियाल का, और साथ ही साथ जो है 75% घड़ियाल है जिसको कि प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसको नेशनल चंबल जो है आपका बनाया गया था।
सेंचुरी में यहाँ पे आपका हार्बर नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, जैसे कि यहाँ पे फ्रेश वाटर गैंगेटिक डॉल्फिन भी देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर टर्टल्स के 9 स्पीसीज देखने को मिलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड के 290 स्पीसीज देखने को मिलेगा। तो ये सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें तो ये पहला और ओनली ये ट्राई स्टेट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में है, जिसमें कि आपको घड़ियाल की ब्रीडिंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये घड़ियाल से यूपीएससी को कितना प्यार है, बहुत प्यार है। 3-4 साल लगातार इस पे क्वेश्चन आए हैं, कभी पूछते हैं चंबल सेंचुरी के बारे में तो कभी उसमें जो है रहने वाले घड़ियाल के बारे में पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि यूपीएससी का क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता। वहाँ पे इतने मेंबर है, इतने लोग हैं, इतने ज्ञानी पुरुष है, इतने स्कॉलर्स है कि वो हर बार जो है आपके पास जो है नया 100 टफ क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक जरूर यहाँ पे आपका होता है, क्योंकि एक कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिससे कि यूपीएससी को भी प्यार हो गया, तो वो सारे टॉपिक को वो छोड़ नहीं पाते जा करके भी। तो आपको भी वही टॉपिक से प्यार कर लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर उससे प्यार नहीं किए तो आप लोगों को खतरा हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ के चलना है। अब घड़ियाल के बारे में डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। इंडिया के साथ साथ ये बांग्लादेश और नेपाल में भी है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि चंबल रिवर में 75% पॉपुलेशन है। सैटेलाइट पॉपुलेशन से भी यहाँ पे पता चला है कि गिरवा रिवर में है, रामगंगा रिवर में भी है। कहाँ पे आता है? जिम कॉर्बेट राजस्थान वाला, सोन रिवर में और महानदी में भी है, उड़ीसा वाले जगह पे। थ्रेट क्या है कि इनका रहने का जगह ख़त्म हो रहा है, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिवर में बैरेज वगैरह बन रहे हैं, सैंड माइनिंग का काम इतना तेज़ी से हो रहा है। साथ ही साथ जो है फिशिंग नेट में क्या होता है, कई बार घड़ियाल पकड़ के आ जाते हैं, तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होता है। कंजर्वेशन स्टेटस देखिए शेड्यूल 1 में रखा गया है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो बहुत ही प्रॉब्लम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि इनकी पॉपुलेशन 250 स्पीसीज से भी कम बच गया है। जून 70 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या? तो वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, तो याद रखिएगा। अब रिलेटेड न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। रिसेंटली क्या है कि 40 घड़ियाल जो है उनको रिलीज़ किया गया है घाघर रिवर में, और वो भी बैरक फॉरेस्ट डिवीज़न जो कि यूपी में है। तो यहाँ पे घाघर की बात करें तो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और ये कर्नाली रिवर से निकलता है, जो कि हाई माउंटेन आपको सदर्न तिब्बत में देखने को मिलेगा। तो घाघर रिवर में इसको यहाँ पे अभी शिफ्ट किया गया है 40 घड़ियाल को, तो इसलिए ये फिर से घड़ियाल जी जो है न्यूज़ में आ चुके हैं। इसी के साथ रिलेटेड अगर डेवलपमेंट देखें तो 6 स्टेट है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेंटर से ये पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस को कैसे यहाँ पे आपका एक्सपीडाइज करना है, जिससे कि यहाँ पे ESA को नोटिफाई कर सके। तो 2018 में जो है सेंटर के द्वारा कुछ ड्राफ्ट यहाँ पे इशू किया गया है, जिसमें मॉनिटर किया गया है कि जो आपका यहाँ पे 6 स्टेट को यहाँ पे ESA जैसा यहाँ पे घोषित करना है, यानी कि इको सेंसिटिव जोन जैसा। तो 6 स्टेट में ये मॉडिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है, और साथ ही साथ अगर देखें तो 2 कमेटी यहाँ पे बना है इको सेंसिटिव जोन के लिए, और ये वेस्टर्न घाट की बात की जा रही है इको सेंसिटिव जोन के लिए। हाँ, तो वेस्टर्न घाट में जो आपको 6 स्टेट देखने को मिलेगा तो उसके लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में अगर हम लोग देखें तो के कस्तूरी रंजन है, जिनके द्वारा 2012 में ये डिक्लेयर किया गया था कि 37% जो वेस्टर्न घाट है ना, उसको यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। माधव गडगिल कमीशन है जो कि 2010 में बनाया गया था, इनसे पहले कस्तूरी रंजन के पहले उनके द्वारा कहा गया था कि 64% जो वेस्टर्न घाट है उसको यहाँ पे इको सेंसिटिव एरिया जैसा जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि वेस्टर्न घाट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि हॉटस्पॉट है हमारा, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको बहुत सारे इंडेमिक स्पीसीज भी देखने को मिलेंगे। इंडेमिक कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे स्पीसीज जो कि सिर्फ वहीं पे मिलते हैं, तो इसलिए उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कमेटी भी पूछ लिया जाता है कि कस्तूरी रंजन कमेटी, माधव गडगिल कमेटी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये भी आप लोग बता सकते हो। अब देखते हैं हम लोग कि वेस्टर्न घाट में यहाँ पे पहले तो 6 सिटीज़ कौन कौन से 6 स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 6 स्टेट आपको जो है देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट में। और ये डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, तो वेस्टर्न कोस्ट के साथ जो है 1500 किलोमीटर का। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे आपका आ रहा है। तो प्रपोज्ड इको सेंसिटिव अगर एरिया देखें तो यहाँ पे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर केरल में है, फिर तमिलनाडु में, फिर गोवा में, फिर गुजरात में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। आप देखते हैं इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी के बारे में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये सेटअप किया गया है इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी, वो भी गैंगेटिक डॉल्फिन का। तो ये कहाँ बनाया गया है, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये ऑब्जर्वेटरी है, जो कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में ही बनाया गया है। और ऑब्जर्वेटरी का एम यही है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो इको टूरिज्म से बढ़ेगा क्योंकि लोग यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन को देखने के लिए आएंगे। तो गैंगेटिक डॉल्फिन अगेन बहुत ही ज़्यादा प्यार है यूपीएससी का, ये एकदम से आप कह सकते हो कि ये एकदम
बहुत ही ये लवली गर्लफ्रेंड है, ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन यूपीएससी का। तो ये IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए। तो ये इंडेंजर्ड है। साथ ही साथ ये डीप वाटर में रहते हैं, इन एंड अराउंड जहाँ पे आपका रिवर कन्फ्लुएंस है, यानी कि 2-3 रिवर जहाँ आके मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको ये गैंगेटिक डॉल्फिन देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहते हैं। और एसेंशियल है कि ये ब्लाइंड होते हैं, यानी कि इनका आँख नहीं होता, ये इसलिए इनको जो है ना यहाँ पे इनका आँख नहीं होता। और आप लोग देखिए इसके बारे में कि ये इंडिकेटर है, ये जहाँ पे भी रहते हैं तो उससे पता चलता है कि रिवर इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ पे उसका हेल्थ कैसा है। ये हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। साथ ही साथ ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर में मिलते हैं। कर्णफूली संगू रिवर सिस्टम है जो कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश का है। इंडिया में आप देखोगे तो यहाँ पे 7 स्टेट है जो कि कवर किया गया है, जैसे असम, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल है। साथ ही साथ अगर मेजर थ्रेट देखें कि आज की डेट में डॉल्फिन को क्या थ्रेट है, तो ओवर फिशिंग हो रहा है, क्योंकि गंगा रिवर में आप देखोगे कि ओवर फिशिंग हो रहा है। यही चीज़ होता है कि फ़िश को पकड़ने के लिए जो जाल फेंकते हैं, नेट फेंकते हैं, उसमें ये आपका जो है ना गैंगेटिक डॉल्फिन पकड़ के आ जाता है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। आप लोग देख रहे हो कि अभी भी गंगा रिवर में जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो आपका पुल बना है, ब्रिजेस बनता है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इनके हैबिटाट में। साथ ही गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो ये वन ऑफ अमंग द 21 स्पीसीज़ है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर देखा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो कि गैंगेटिक डॉल्फिन का है, 10 साल का यहाँ पे भी प्लान था, जिसमें कि जो भी गैंगेटिक डॉल्फिन का थ्रेट है उसको देखा जाएगा कि इनको किस तरीके से परेशानी हो रही है, रिवर ट्रैफिक में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इरिगेशन कैनल पे ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। तो इस पर एक और बात याद रखना है कि इसको हम लोग सूसू भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे क्योंकि ये ब्लाइंड होते हैं और इको जो होता है ना, उसी के बेसिस पे ये अपने जो उनका जो भोजन होता है और वो जिस तरीके से शिकार करते हैं वो उसी के बेसिस पे ये समझते हैं, इको के बेसिस में, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये बार बार ऊपर आते हैं 2-2 मिनट में सांस लेने के लिए, तो ये सू सू करके ये आवाज़ करते, साउंड करते, इसलिए इनको सू सू भी कहा जाता है। अब कुछ और भी डॉल्फिन है, एक तो गैंगेटिक डॉल्फिन है, उसके साथ साथ इंडस रिवर डॉल्फिन भी है। इनकी भी स्टेटस यहाँ पे इंडेंजर्ड है और ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है यहाँ पे पाकिस्तान में। लोअर रिवर में आपको देखने को मिलेगा, इंडस रिवर जो है पाकिस्तान में, और इसी के साथ साथ बीज में भी पाया जाता है जो कि ट्रिब्यूटरीज है। पंजाब वाले एरिया में आपको जो है इंडस रिवर डॉल्फिन देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना मडी रिवर में इनका लाइफ होता है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि ये डॉल्फिन भी जो है ना स्टैटिक एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब है। ये तो पंजाब की यहाँ पे स्टैटिक एक्वेटिक एनिमल है। साथ ही ये भी फंक्शनली ब्लाइंड ही होते हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन भी। इसी के साथ इरावदी डॉल्फिन भी है, इसकी सारी बहन लोग हैं, ठीक है। तो यूपीएससी की इतनी सारी सालियाँ है, तो याद रखना है कि इंडस रिवर डॉल्फिन भी उनकी साली है और इरावदी डॉल्फिन भी। तो इरावदी डॉल्फिन जो है इनका भी स्टेटस जो है आपका इंडेंजर्ड है। इरावदी डॉल्फिन के अलावा आप देखोगे तो इंडिया की जो गैंगेस, चिल्का रिवर, चिल्का लेक और साउथ ईस्ट एशिया जो मेकोंग रिवर है ना, उसमें ये पाया जाता है। और एस्चुरी में ये रहते। एस्चुरी कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग देखो कि गंगा रिवर जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो वो पोर्शन जहाँ पे गंगा रिवर और जो बे ऑफ बंगाल का पोर्शन यहाँ पे जब मिक्स होता है, मिलता है, तो उस रिवर को, उस जगह को हम लोग एस्चुरी कहते हैं, जहाँ पे आपको इरावदी डॉल्फिन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन है, तो ये देख लेते हैं। ये प्रिफर करता है यानी कि शैलो नियर शोर वाटर, जो कि हमारे इंडियन ओशन में है, यहाँ पे ये रहता है फ्रेश वाटर इनपुट में। साथ ही साथ आप देखोगे कि कोस्टल वाटर जो कि साउथ अफ्रीका, साउथ में नॉर्थवर्ड एरिया ऑफ कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में जो है, इससे ज़्यादा दूर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इंडियन ओशन में ही है हम्पबैक डॉल्फिन। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है, कितने सारे डॉल्फिन हो गए, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि किस डॉल्फिन के बारे में क्या बातें की जा रही है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। बहुत सारे एफर्ट्स है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। सो हाफ एन आवर की लेसन ज़्यादा ठीक है, इतने ही रखते हैं, क्योंकि विज़न आइज़ की मैगज़ीन भी या विज़न आइज़ की यहाँ पे मैं सॉल्व करवाती हूँ क्वेश्चंस, तो उसके लिए भी टाइम की ज़रूरत होती है। तो दैट्स वाई मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, क्योंकि वो भी 1 घंटे का वीडियो हो जाता है, तो इसीलिए दोनों मिला के 1.5 घंटे का वीडियो जो है मोर देन एनफ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो एकदम मोस्ट वेलकम है कि आप लोग कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में आपको यहाँ पे लेसन देखने को मिलता है। सो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।